जय हिंद दोस्तों, मैं देवराज सिंह परीक्षा 247 परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा, ब्लड रक्त शुरू किया था चैप्टर हमने, वहां से हमने पढ़ा था। पहले तो ब्लड की बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद ब्लड का संगठन देखा। ब्लड दो प्रकार से बना होता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा हम कल फिनिश कर चुके हैं और रुधिर कणिकाएं चल रही थी, वहाँ भी हम आरबीसी ख़त्म कर चुके हैं। और आज हम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे और रुधिर वर्ग भी ख़त्म ही कर देंगे आज। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए करिए और कमेंट कर दीजिए करें। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है हमें, ताकि आपकी कोई क्वेरीज हो तो उसे हमसे पूछ सकें और हम उसका सलूशन आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, शुरुआत करते हैं यहाँ से हम। आज हमारा डब्ल्यूबीसी चलेगा, है ना, यानी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या है, डब्ल्यूबीसी। पहले मैं थोड़ा सा ये दिखा दूँ आपको, यहाँ से देखो। कल क्या था, कल हम इसकी चर्चा की थी हमने, ये था हमारा इरिथ्रोसाइट। ठीक है, जिसे हम आरबीसी भी बोलते हैं, जिसे हम लाल रुधिर कणिकाएं भी बोल सकते हैं। ये ल्यूकोसाइट था, जिसे हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, जिसे श्वेत रुधिर कणिकाएं बोल सकते हैं। ये है थ्रोम्बोसाइट्स, यानी जिसे हम बिंबाणु बोल सकते हैं, और इसे प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि इनकी संख्या कितनी है, 45 से 50 लाख है। ये 5,000 से 9,000 के बीच है, कौन सा, डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट लगभग 3 लाख के करीब है ना, प्रति एवं की में। अब हमने कल ये निपटा दिया था, ये पूरा प्रोपोर्शन है ना, आरबीसी हमने ख़त्म कर लिया था। आज हमारा डब्ल्यूबीसी चलेगा, देखिए, है ना, डब्ल्यूबीसी देखिए। आज हमारा डब्ल्यूबीसी चलेगा, तो मैं उसी तरह चार्ट में आपको समझाता हूँ। डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना, इसी तरह चार्ट वाला फ्लो बना लेना और इसी से समझते हैं। ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी सबसे पहले डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है ना, सबसे पहले निर्माण की बात करता है तो इसका निर्माण होता है पीत अस्थि मज्जा में, है ना, पीत अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है, पीत अस्थि मज्जा में, यानी येलो बोन मेरो में। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसका विनाश कहाँ पर होता है, इसका विनाश लिख देता हूँ मैं। विनाश होता है हमारा, इसका विनाश होता है रक्त में, है ना, इसका विनाश होता है रक्त में। अगला क्वेश्चन यहाँ से ये है कि संख्या कितनी है इसकी, है ना, इनकी संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या है, जैसा कि अभी चार्ट में भी देखा था हमने, 5,000 से लगभग 9,000 के बीच होती है। संख्या कितनी होती है, 5,000 से 9,000 के बीच। ठीक है, उसके बाद अगर इसका कार्य की बात करें हम, कार्य क्या है इसका, है ना, कार्य क्या है, और अगर कार्य की बात करें हम तो क्या कार्य है इसका, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ठीक है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना इसका मेन कार्य है। ठीक है ना। अगर मैं इसकी संख्या की बात करूं, इनकी संख्या कितनी है, अगर संख्या हो गया हमारा, अच्छा, अब इसमें अगर आरबीसी की कमी या अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होगा। अगर मैं कमी की बात करूं, इसकी कमी से, तो एक होता है ल्यूकोपेनिया। ठीक है ना, ये दोनों जो वर्ड अब मैं लिखवाने जा रहा हूं, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोपेनिया होता है, ठीक है ना। और वहीं इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है ना, इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, अधिकता से लिख लेता हूं मैं, आरबीसी की अधिकता से
है ना, अधिकता से कौन सा रोग होता है, ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया। ये दोनों जो रोग हैं ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ल्यूकेमिया रोग, ठीक है ना, और यहाँ पर ये भी रोग हो गया, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या बताया, विनाश कहाँ होता है, रक्त में, निर्माण कहाँ होता है, पीत अस्थि मज्जा में, संख्या कितनी है 5000 से 9000, और कार्य कितना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, और इसकी कमी से ल्यूकोपीनिया रोग होता है, इसकी अधिकता से कौन सा, ल्यूकेमिया होता है ना, ल्यूकेमिया, इसकी अधिकता से ल्यूकेमिया रोग होता है, ठीक है ना। तो ये सारे WBC के फंक्शंस हैं, यहाँ से इतना काम है, ये WBC जितने भी हैं सारे मैंने बता दिए, इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका WBC से, ठीक है ना। तो WBC से ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब वापस हम उसी चार्ट पर चलते हैं जो हमने आपके लिए बना रखा है। देखो यहाँ से WBC, ये वाले हम संरचना पढ़ रहे हैं, WBC है ना, ये WBC वाली संरचना हम पढ़ रहे हैं, और इसमें संख्या 5 से 9000 mm है ना, स्क्वायर mm3। अब यहाँ से इसके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने, एक तो कणिका युक्त, एक कणिका विहीन। यानी WBC को पढ़ने के लिए एक कणिका युक्त हो गया और एक कणिका विहीन हो गया। कणिका युक्त मतलब जो मतलब कणिका युक्त मतलब जो नसों में चलते हैं, ये समझ लो आप, ठीक है ना। अच्छा, और कणिका विहीन मतलब जो ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या है, इस कणिका युक्त में 3 तरह की संरचनाएं होती हैं। एक होता है बेसोफिल्स, एक होता है इओसिनोफिल्स, एक होता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना। और कणिका विहीन में मोनोसाइट होता है और लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। यहाँ से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, ध्यान रखना। और मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बेसोफिल्स है ना, अब यहाँ से इस चार्ट में से देखो, दोनों कणिका युक्त कणिका विहीन से पूछा जाएगा कि नंबर में सबसे अधिक कौन सी इसमें कोशिकाएं हैं, यानी नंबर में सबसे ज़्यादा कोशिका कौन सी हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कोशिका देखो 55 से 70% की क्या है, न्यूट्रोफिल्स हो गया, ठीक है ना। अगर सबसे कम कोशिका पूछी जाए तो ये 0.5% हो गया, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ, ये जो बेसोफिल्स है, ठीक है ना, ये संख्या में सर्वाधिक होती हैं, संख्या में सर्वाधिक होती हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट लिख लेना और कॉपी में नोट्स बना लेना। संख्या में सर्वाधिक होती हैं, संख्या में कम होती है ना, संख्या में कम होती है, संख्या में कम होती है, ठीक है। 0.5% है। ये वाला न्यूट्रोफिल्स क्या है, यह संख्या में सर्वाधिक होती है, ये नीचे वाली संख्या में सर्वाधिक होती हैं, ठीक है ना। क्या होती हैं, सर्वाधिक, ठीक है ना, संख्या में सर्वाधिक होती हैं, ठीक है। यहाँ से इस पूछा जाएगा, इस पूरे चार्ट में नलिका युक्त मतलब कणिका युक्त और कणिका विहीन में, कि इसमें सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सी कोशिकाएं होती हैं या रुधिर कोशिकाएं होती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स सर्वाधिक होती हैं और बेसोफिल्स सबसे कम होती है। फिर यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकार में सबसे बड़ी और आकार में सबसे छोटी। तो यहाँ से ध्यान रखना, जो मोनोसाइट है ना, ध्यान रखना, जो मोनोसाइट है, ये वाली मोनोसाइट, ये आकार में बड़ी होती है ना, आकार में सबसे बड़ी, ठीक है ना, आकार में ये सबसे बड़ी है, ठीक है ना। वहीं अगर संख्या में सबसे बड़ी तो न्यूट्रोफिल्स, और आकार में सबसे बड़ी तो मोनोसाइट्स, ठीक है। और आकार में सबसे छोटी है ना, तो ये लिम्फोसाइट आकार में सबसे छोटी, लिम्फोसाइट क्या है, आकार में सबसे छोटी, ठीक है ना, आकार में सबसे छोटी, ठीक है ना, ध्यान रखना, आकार में सबसे छोटी, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया WBC में इसका निर्माण कहाँ होता है, पीत अस्थि मज्जा में। विनाश कहाँ होता है, मानव रक्त में। संख्या कितनी होती है, 4 से 9000 के बीच, है ना। और कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। उसके बाद रोग, इसकी कमी से, इसकी अधिकता से कौन से रोग होते हैं, इसकी कमी से ल्यूकोपेनिया होता है, इसकी अधिकता से
ल्यूकेमिया होता है, ठीक है ना। और फिर ये चार्ट में था, इसमें कणिका युक्त और कणिका विहीन देखा हमने। कणिका विहीन, कणिका युक्त में क्या है, 3 संरचनाएं है ना, 3 कोशिकाएं हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, जिसमें अगर संख्या की बात करें तो संख्या में सबसे कम है बेसोफिल्स इस पूरे में, ठीक है ना, और संख्या में सबसे अधिक न्यूट्रोफिल्स। अगर आकार की बात करें तो आकार में सबसे अधिक, सबसे बड़ी मोनोसाइट और आकार में सबसे छोटी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब थोड़ा लिम्फोसाइट के बारे में और जानकारी लेते हैं ना कि क्या है लिम्फोसाइट, ठीक है ना। लिम्फोसाइट के बारे में और देखते हैं। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के कार्य देख लेते हैं ना। ये क्या करता है, ये लिम्फोसाइट वही संरचना है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जैसे मैं लिख देता हूं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना किसका काम है, ये इसी का काम है लिम्फोसाइट्स का, ठीक है ना। जैसे सपोज करो एक रोग होता है हमारा, जैसे HIV हो गया है ना, HIV हो गया एक रोग, एक वायरस है HIV, जिससे एड्स रोग होता है। तो क्या करता है HIV वायरस, सबसे पहले हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। कैसे करता है, वो सबसे पहले लिम्फोसाइट पर अटैक करता है, ठीक है ना। लिम्फोसाइट पर अटैक करेगा तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से बन नहीं पाएगी। अब अगर ये कम हो गई तो फिर हम धीरे धीरे अन्य रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। और वैसे भी एड्स में क्या होता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कम हो जाती है। मतलब अगर हमें कोई बीमारी हो गई, या सपोज करो हमें सर्दी जुकाम या कोई और बड़ा हो गया, फिर वो ठीक ही नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता ही खत्म हो गई। यानी इसने क्या किया, इसने सबसे पहले लिम्फोसाइट पर अटैक किया, ठीक है ना। लिम्फोसाइट पर अटैक किया तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो गई तो हमारा शरीर बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है, ठीक है ना। तो लिम्फोसाइट के बारे में पूछा था इसमें। अच्छा, 2 लिम्फोसाइट होते हैं, 2 तरह के है ना, एक तो टी लिम्फोसाइट होता है, एक बी लिम्फोसाइट होता है, ठीक है ना। तो ये टी लिम्फोसाइट को अटैक करता है, ध्यान रखना, ये किसको करता है, टी लिम्फोसाइट को अटैक करता है, टी लिम्फोसाइट को अटैक करता है, को प्रभावित करता है, ठीक है ना। ये भी कई बार पूछा गया है सवाल कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्षमता कम होने में कौन सा लिम्फोसाइट है, तो टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। यहाँ से हमारा पूरा ये WBC हो गया। मैंने सारे क्वेश्चंस जो यहाँ से आते हैं सारे कंप्लीट करा दिए, इन्हें ध्यान से पढ़ना, नोट्स बना देना, ठीक है ना। अब हम चलते हैं हमारे अगले पर, ठीक है। मैंने हटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब हमारा रह गया थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स, है ना। तो प्लेटलेट्स देखते हैं क्या है, ये है प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स। इसे कई नामों से जानते हैं ना। पहला इसका नाम बिम्बाणु हो गया, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। पहला हमारा इसे बिम्बाणु कहते हैं हिंदी में, और इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, और इसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो फिर उसी तरह हम चार्ट फ्लो बना के करते हैं, ठीक है ना। इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है ना। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। और इसका विनाश कहाँ होता है, विनाश होता है इसका, विनाश होता है रक्त या प्लीहा में, रक्त या प्लीहा में, ठीक है ना। विनाश कहाँ होता है इसका, रक्त या प्लीहा में। दूसरा सवाल यहाँ से ये पूछा जाता है कि इनकी संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, संख्या लगभग 1.5 लाख से 3 लाख प्रति mm³ में होती है, ठीक है ना। संख्या कितनी है, 1.5 से 3 लाख प्रति mm³, ठीक है ना। इसका कार्य क्या है, अगर मैं इसका कार्य की बात करूं तो कार्य क्या है,
इसमें रक्त का स्कंदन इसका महत्वपूर्ण कार्य है। रक्त का स्कंदन है ना, रक्त का स्कंदन, रक्त का स्कंदन इसका महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है ना, कार्य क्या करता है ये, रक्त का स्कंदन, कार्य क्या करता है, रक्त का स्कंदन। और इसके बाद ये विनाश है ना, विनाश है, इसे हटा लेना थोड़ा सा, इसका विनाश। ठीक है ना, विनाश रक्त या प्लीहा में, निर्माण अस्थिमज्जा में, संख्या इतनी होती है, कार्य ये होता है। अगर इनकी संख्या कम हो जाए है ना, अगर इसकी कमी से बात करूं मैं, तो इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, डेंगू रोग। ठीक है ना, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, डेंगू। और डेंगू रोग आखिर होता कैसे है ये देख लेते हैं। डेंगू रोग क्या है, डेंगू रोग क्या है, यह मच्छर के काटने से होता है। ठीक है ना, मच्छर के, और मच्छर कौन सा है, मादा एडीज एजिप्टाई। ठीक है, एजिप्टाई, मादा एनोफिलीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है ये, है ना, मादा एनोफिलाई मच्छर के काटने से ये रोग होता है। और अगर पूछे इस रोग में वायरस कौन सा है, ठीक है ना, इस रोग का वायरस कौन सा है, तो इसका वायरस है अरबो वायरस, अरबो वायरस। ठीक है ना, ध्यान रखना, इसमें वायरस कौन सा है, अरबो वायरस। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन प्लेटलेट से हो गए। मतलब विनाश कहाँ होता है, रक्त या प्लीहा में होता है, निर्माण अस्थिमज्जा में, संख्या में 1.5 से 3 लाख है, कार्य क्या है, रक्त का स्कंदन, और कमी से कौन सा होता है, डेंगू रोग। और डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, मादा एडीज एजिप्टाई से। और अगर वायरस पूछेगा तो वायरस कौन सा हो जाएगा यहाँ से, अरबो वायरस। ठीक है ना, अरबो वायरस, फिर उसके बाद अरबो वायरस से हो जाएगा। अब इसके बारे में ये पूरा चार्ट बना लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना, अब थोड़ा ये देखते हैं कि स्कंदन वाली कंडीशन मैंने कई बार बता रखी है। रक्त का स्कंदन है ना, रक्त का स्कंदन मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। रक्त का स्कंदन, रक्त के स्कंदन के लिए हमारे 2 प्रोटीन खासकर जिम्मेदार होते हैं। एक होता है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स, है ना, एक होता है हमारा प्रोथ्राम्बिन, है ना, प्रोथ्राम्बिन, और दूसरा होता है हमारा फाइब्रिनोजन। ठीक है ना, दूसरा क्या है, फाइब्रिनोजन, है ना। ये दो प्रोटीन ऐसे हैं, ये क्या है, दोनों प्रोटीन हैं, ये ऐसे प्रोटीन हैं जो रक्त का स्कंदन करते हैं। सपोज करो चोट लग जाए कहीं और रक्त हमारा निकलने लगे, बहने लगे, तो ये दोनों ऐसे प्रोटीन हैं जो रक्त को स्कंदित करते हैं, जमा देते हैं, क्लॉटिंग कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया रक्त का स्कंदन में। अगर मैं कहूँ कि रक्त का स्कंदन के लिए एक तत्व भी बहुत जिम्मेदार है ना, रक्त के स्कंदन के लिए तत्व कौन सा जिम्मेदार है, तो उसका नाम है कैल्शियम। मैं लिख देता हूँ कैल्शियम। ठीक है ना, तो कैल्शियम क्या है, रक्त के स्कंदन के लिए जिम्मेदार तत्व है। ठीक है ना, ये हो गया। अब हमारा यहाँ से ये भी खत्म हो गया, तो मैं वापस उसी पेज पर आता हूँ। ठीक है, देखो ये हो गया, हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा, पहले आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी में कणिका युक्त कणिका विहीन दोनों पढ़ा, उसके बाद थ्रोम्बोसाइट्स पढ़ा। तो यहाँ से रक्त कोशिकाओं वाला भी हमारा लगभग खत्म हो गया। अब एक यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ से पूछा जाता है हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन और पढ़ लेते हैं। हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला तो ये आता है कि हीमोग्लोबिन 2 तत्वों से मिलकर बनता है। एक है हमारा हिम और दूसरा है ग्लोबिन। दूसरा क्या है, दूसरा है ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन 2 तत्वों से मिलकर बनता है, एक हिम होता है और दूसरा ग्लोबिन होता है ना। एक क्या होता है, हिम, और दूसरा ग्लोबिन। दरअसल जो ग्लोबिन है ये एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है ना, प्रोटीन है, तो इसका काम क्या है,
इसका काम है एंटीजन, है ना, प्रोटीन एंटीजन का काम। ये किस काम आता है? एंटीजन निर्माण में, ठीक है ना। ये हीमोग्लोबिन एंटीजन निर्माण में काम आता है। और हिम क्या है? हिम क्या है? ये एक वर्णक है ना, इसे बोल सकते हैं हिम एक वर्णक है। जो हिम एक वर्णक है जो क्या करता है? हमारा हीमोग्लोबिन को लाल रंग यानी रक्त को लाल रंग प्रदान करता है ना, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है ना। ये क्या है हमारा? हीम क्या है? ये हीमोग्लोबिन को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन को क्या करता है? लाल रंग प्रदान करता है। और हीम क्या है? वर्णक है जो हीमोग्लोबिन को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है ना। अच्छा, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक तत्व क्या है? यहाँ से ये पूछता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक तत्व, है ना। तो सहायक तत्व है हमारा, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक तत्व है आयरन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक तत्व है आयरन। मैं लिख देता हूँ, हीमोग्लोबिन निर्माण में हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक, हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक। अब यहाँ से और भी चीज़ें पूछी जाती हैं, बस और कवर कर लेता हूँ क्या क्या पूछा जाता है यहाँ से। हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? देखो, हीमोग्लोबिन क्या है? अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछता है, ठीक है ना, कितनी कितनी मात्रा होती है महिला में, पुरुष में और बच्चों में, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 13 से 15, है ना, mg प्रति 100 ml रक्त, ठीक है ना, इतना होता है। किस में ये होता है? ये होता है पुरुष में, ठीक है ना। 14 से 15 के बीच में इतना होता है। अगर मैं महिला की बात करूं तो 12 से 14 mg प्रति 100 ml रक्त में, ठीक है ना। ये किसकी संख्या हो गई? ये महिला की संख्या हो गई। किस में हो गया ये? महिला में। और तीसरा है हमारा बच्चों में। बच्चों में महिलाओं से ज़्यादा होता है, बच्चों में लगा 14 मान लेते हैं ना, इतना ही लगभग होता है, 14 से 100 ml रक्त, ठीक है ना। और ये बच्चों में होता है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन की ये मात्रा होती है हमारी, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है? इतनी मात्रा है। बच्चों में, पुरुषों में 13 से 15 मिलीग्राम हो गया, और महिला में 12 से 14 मिलीग्राम, बच्चों में 14 मिलीग्राम और उससे लगभग, यानी महिलाओं से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से और सवाल पूछा जाता है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 1 मिलीग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तो कितना रक्त को परिवहन करता है, यानी, है ना। तो ध्यान रखना 1.3 ml, है ना, ml 100 ml रक्त में, ठीक है ना। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml रक्त 100% ml रक्त का निर्माण करता है, ठीक है ना। अगर मैं 100 ml रक्त की बात कर दूं, ठीक है ना, तो 100 ml है तो कितना होगा? 20 ml 100 ml रक्त का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो ये और संख्या हो गई। अच्छा, यहाँ से ये एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई ये देखो हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। हीमोग्लोबिन को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन, है ना। ऑक्सीजन के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये लाभकारी होती है ना, लाभदायक। मतलब क्या है? लाभदायक। ये ऑक्सीजन के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो मनुष्य के लिए, किसी भी जीव जंतु के लिए ये बहुत लाभकारी होती है। वहीं एक और है, अगर
और हीमोग्लोबिन की मात्रा CO से मिल जाए, है ना, हीमोग्लोबिन CO से मिल जाए यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से मिल जाए तो क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये क्या है, इसी के कारण इसे ही दम घोटू गैस कहते हैं, दम घोटू, है ना, दम घोटू गैस। मतलब देखो, दम घोटू गैस से मतलब जब कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ है, जहाँ अंधेरा धुआं ज़्यादा है, जिसमें किसी पदार्थ में धुआं ज़्यादा निकलता है तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है ना, और वो अगर हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में मिल जाएगा तो हमारे रक्त के साथ मिलकर ये पूरे शरीर में फैल जाएगा और फिर हमें सांस नहीं लेने देगा, है ना। हमारा जब ये मिलता है तो हमारा दम घुटने लगता है, इसीलिए इसे दम घोटू गैस भी बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि भाई अपने कमरे में अंगीठी वगैरह जला के नहीं सोना चाहिए, है ना, अंगीठी वगैरह जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है वो हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे दम घोटू गैस है, जिससे हमारा दम घुट जाता है और हमारी मृत्यु हो जाती है इंसान की। ठीक है ना, या आपने देखा होगा कि जब कहीं बड़ी आग लगती है किसी बिल्डिंग में, यहाँ तो सुना होगा कि दम घुटने से इतने लोगों की मौत हो गई, वो इसी के कारण होती है, क्योंकि वहाँ आग लगती है, धुआं उठता है और धुएं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है धुएं में। ठीक है ना, वो क्या करता है, हमारे सांस के थ्रू अंदर चला जाता है और रक्त के हीमोग्लोबिन में मिलकर हमारे पूरे शरीर में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और जिससे दम घुटने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, तो ये ग्लोबिन हो गया। ठीक है, अगर अब यहाँ से एक क्वेश्चन और है, मैं वो भी करा देता हूँ कि जैसे अगर एनीमिया रोग होता है, ठीक है ना, किसके कारण होता है, रक्त की कमी से का कारण होता है, यानी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो एनीमिया हो जाता है। तो यहाँ एक सवाल लिख लेना, यदि 11 mg ऑफ 100 ml, है ना, 11 mg ऑफ 100 ml रक्त, है ना, अगर इतना रक्त, है ना, कम हो जाता है, इससे अगर रक्त हमारा कम हो जाता है तो क्या होता है, हमें कौन सा रोग होता है, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया क्या है, एनीमिया साधारण भाषा में इसे बोल सकते हैं, एनीमिया रोग साधारण भाषा में इसे बोल सकते हैं खून की कमी होना। ठीक है ना, तो अगर हमारा 11 mg प्रति 100 ml रक्त से कम हो गया हीमोग्लोबिन तो एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हीमोग्लोबिन से इतने सारे सवाल आते हैं। तो हीमोग्लोबिन के बाद अब अगला पढ़ते हैं हमने सारे लगभग ब्लड से सारे टॉपिक कवर कर लिए, आरबीसी कर लिया, डब्ल्यूबीसी कर लिया, है ना, प्लेटलेट्स हो गया हमारा, हीमोग्लोबिन हो गया हमारा, और अब एक चीज़ और बची है ब्लड ग्रुप, है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लड ग्रुप। देखो अब क्या बचा है हमारा, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। ठीक है, मतलब रक्त समूह, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप मतलब रक्त समूह। अच्छा, देखते हैं रक्त समूह क्या होता है। होता क्या था, काफ़ी साल पहले जब हमारे रक्त की खोज नहीं हो पाई थी, अभी बताऊंगा रक्त समूह की खोज किसने की, जब रक्त समूह की खोज नहीं हो पाई थी तो होता क्या था, एक्सीडेंट्स होता था, समझो, है ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होता था कि अस्पताल जाने के बाद अब उसे ब्लड की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो क्या होता था कि किसी का भी रक्त चढ़ा देते थे अंदाजे से। उसमें क्या होता था, किसी का मैच कर जाता था और किसी का मैच नहीं करता था। ठीक है ना, तो कुछ के ब्लड तो चिपक जाते थे और कुछ के ब्लड नहीं चिपकते थे, जिनके चिपक जाते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी और जो नहीं चिपकते थे वो बच जाते थे। ठीक है ना, तो पहले ये प्रोसेस होता था, लेकिन फिर क्या हुआ, एक वैज्ञानिक थे, है ना, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था विलियम हार्वे, है ना, एक वैज्ञानिक था विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक थे, विलियम हार्वे। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। ठीक है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की, किसकी खोज की, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। ठीक है ना, अच्छा, इसके बाद इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज कर दी। अब अगर रक्त समूह की खोज की बात करें हम, ठीक है ना, रक्त समूह की खोज की बात करूं तो इनका नाम था,
है ना। अगर रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करूं तो इनका नाम देखो, ब्लड ग्रुप बन गया। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? एक वैज्ञानिक थे हमारे लैंड स्टीनर, है ना, लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की? ब्लड ग्रुप की। और विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की। अब मैंने दोनों इसलिए बताए हैं क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। जब एग्जाम में पेपर में आता है क्वेश्चन तो ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे, अब वहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा परिभाषा देखते हैं क्या है रक्त की। रक्त की परिभाषा है प्रत्येक मनुष्य के रक्त में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के रक्त में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन, ये इस एंटीजन के कारण ही हमारा ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। जैसे किसी का ए पॉजिटिव, बी ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, तो सारे ये जो ब्लड ग्रुप में विभेद है ये किसके कारण है? एंटीजन के कारण। और एंटीजन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है जो प्रत्येक व्यक्ति के रक्त में अलग अलग पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये परिभाषा हो गई, इसे है ना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसे समझ लो, है ना। थोड़ा सा जो मैंने परिभाषा बोली है इसे लिखने की जरूरत है नहीं, इसे एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के रक्त में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना, जिसे हम एंटीजन कहते हैं और जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति का रुधिर अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इस अब देखो कौन कौन से, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए हो गया, किसी का बी हो गया, है ना, ये जैसे ए पॉजिटिव हो गया किसी का ए नेगेटिव हो गया, ओ हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया, ओ नेगेटिव हो गया, है ना, ए बी पॉजिटिव हो गया, ए बी नेगेटिव हो गया। तो ये सब क्या है? ये अलग अलग क्यों हैं? उसी एंटीजन के कारण है जो प्रत्येक व्यक्ति में रक्त में पाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ए मनुष्य है हमारा, ठीक है ना, ए ब्लड ग्रुप वाला महिला है और ए बी ब्लड ग्रुप वाले पुरुष है, तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? इस तरह के सवाल हैं, एक चार्ट के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे रक्त समूह कितना है? रक्त समूह कितने हैं? कितने प्रकारों में बांटा गया रक्त को? ए 4 प्रकारों में बांटा गया, बी और ए बी और ओ, ठीक है ना, इन 4 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है, रक्त समूह को। अब इसमें देखो, इसमें सेम एंटीजन होगा, है ना, मैं लिख देता हूं एंटीजन, ठीक है ना, एंटीजन होगा। अगर एंटीजन होगा तो ए, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके में एंटीजन ए ही होगा, समान होगा, जिसके में बी है उसमें बी होगा, और जिसमें ए बी है उसके में ए बी होगा, और जिसमें ओ है उसमें एंटीजन होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जो जिसके ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक। अब क्या है देखो, एंटीजन है तो हमारा एंटीबॉडी भी होगा, ठीक है ना, एंटीबॉडी। और यहाँ से ये ध्यान रखनी बात, केवल इस चार्ट से इतना ध्यान रखना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी अलग नहीं, एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है ना। अगर किसी का एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी? बी। अगर किसी का बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी? ए। अगर किसी का ए बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी? उसमें होगी नहीं, ठीक है ना। अगर किसी में एंटीजन है ही नहीं तो उसमें एंटीबॉडी ए भी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह ये चार्ट है, यहाँ से ध्यान रखना कि रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, 4 प्रकार के ब्लड होते हैं, यही होते हैं, ए पॉजिटिव नेगेटिव यही होते हैं, ठीक है ना। अब प्रत्येक आदमी के ब्लड में अलग तरीका का एंटीजन पाया जाता है, ठीक है ना। तो ए में ए एंटीजन होगा, बी में बी एंटीजन होगा, ए बी में ए, और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है ना। ओ ब्लड वाले रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है। अब अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, क्योंकि अगर जब दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी एक हो जाएंगे ना तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो इसी वजह से जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन अलग होगा बी, ठीक है, जिसमें बी है उसमें ए होगा, और जिसमें दोनों होंगे उसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं है उसमें ये दोनों होंगे, ठीक है ना। यहाँ से अब दूसरा, यहाँ से ध्यान रखना, अब एक चार्ट और बनाते हैं हम इसी तरह। तो देखो ये हो गया रक्त समूह हो गया, है ना, रक्त समूह, ठीक है ना।
रक्त समूह कितने होते हैं? 4, ए बी सी और ए बी और ओ, ये चारों रक्त समूह हो गए, ठीक है ना। और इधर भी हम रक्त समूह डाल लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया, ठीक है ना, ये डाल लेते हैं। ठीक है ना, इस चार्ट को ध्यान से बना लेना और इसे बार बार रिवाइज करते रहना ताकि इसमें भूलो ना, क्योंकि इस चार्ट से जो भी ब्लड ग्रुप का सवाल है इसी चार्ट से आ जाएगा, है ना। बिल्कुल डरने की नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लेना इस चार्ट की, मैं करा दूंगा। देखो, अगर ब्लड समूह ए है तो इसमें एंटीजन क्या होगा? एंटीजन ए ही होगा, ठीक है ना भाई। जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन वही होता है। इसमें एंटीजन बी होगा, इसमें एंटीजन ए बी होगा और इसमें एंटीजन होगा ही नहीं, ठीक है ना। ओ समूह वाले में कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है ना। अब ये अगर समूह ए है तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी एंटीबॉडी। अगर ये बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी। और ओ में कोई एंटीबॉडी होती नहीं है, ठीक है ना। और ए बी में जब देखो दोनों एंटीजन हो जाएंगे तो एंटीबॉडी थी होगी नहीं, और ओ में क्या है? एंटीबॉडी ए और बी है, ठीक है ना। अब यहां से ध्यान रखना, ए और बी है, ये ए बी हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अगर किसी का एंटीजन तो ए है और एंटीबॉडी ए है तो ये दोनों अलग अलग हो गए ना, तो रक्तदान कर देगा? कर देगा बिल्कुल, ठीक है ना। समझो एक बार और, इस किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसमें एंटीजन ए होगा और उसका ब्लड एंटीबॉडी इसमें क्या होगी? बी, है ना। अगर ब्लड ग्रुप अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगी, तो रक्त दे सकते हैं आराम से। तो मैंने ठीक है। अगर किसी का एंटीजन ए है और एंटीबॉडी भी ए है तो रक्त दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ठीक है ना। इसी तरह अगर किसी का एंटीजन ए है और एंटीबॉडी इसमें है ही नहीं तो क्या करते हैं? रक्त दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर एंटीजन है और एंटीबॉडी है ही नहीं तो फिर रक्त दे सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगर किसी में एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ओ है तो इसमें भी नहीं दे सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी ए हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ देखो बी वाले में, बी वाले क्या, इसमें बी एंटीजन है और इसमें बी एंटीबॉडी है तो इसको हम दे नहीं सकते, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें एंटीजन बी है, एंटीबॉडी क्या है? ए, तो इसे दे देंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो गए, एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक। बी इसमें एंटीजन है, इसमें है ही नहीं कोई, तो इसे आसानी से दे देंगे, ठीक है ना। इसी तरह बी इसमें है और बी इसमें है तो ये नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना, किसी को भी। अब अगर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है तो ये नहीं दे पाएगा क्योंकि बी बी सेम हो जाएगा। अगर एंटीजन ए बी है और एंटीबॉडी ए है तो इसे भी ना दे पाएगा। अगर एंटीजन ए बी है और इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं तो ये तो दे देगा, ठीक है ना। अगर इसमें एंटीजन है और एंटीबॉडी दोनों बराबर है तो इसमें भी नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। अब देखो, इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं तो ये ब्लड दे देगा। इसमें जब एंटीजन है ही नहीं कोई तो सबको रक्त दे देगा, ठीक है ना, सबको रक्त दे देगा। अब देखो यहाँ से देखो, ये जो ए बी है ना, ये सबसे रक्त ले सकता है ना। मैं एक लाइन और लिख दूंगा जब, या यहीं लिख देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा, हाँ यहीं पर लिख देता हूँ मैं दूसरे पेन से, ठीक है ना। जो ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ये सर्वग्राही ग्रुप है ना। क्या है? सर्वग्राही। सर्वग्राही मतलब सबसे ब्लड ले सकता है। कैसा है? सर्वग्राही, सबसे ब्लड ले सकता है। कौन सा? ए वाला, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। एंटीजन नहीं है तो सबका रक्त ले लेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्लड क्लॉट नहीं होगा और आदमी स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा है ये हमारा, यहाँ से ये सारे देखो सबको दे रहा है। ये तो ओ क्या है हमारा? ओ, ये सर्वदाता है, ठीक है ना। ये क्या है? सर्वदाता, ठीक है ना, ये सर्वदाता हो गया। तो ये दो ध्यान रखना, दोनों चार्ट है ना, ये वाला जो मैंने बनाया था ये वाला, ठीक है ना, और ये जो अभी बनाया है ये वाला, ये दोनों चार्ट याद रखना। यहाँ से ब्लड ग्रुप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और हो भी क्या होगा। देखो एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ। ए अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी है तो दोनों अलग अलग हो गए ना, तो रक्त दे सकता है। इसी प्रकार इसमें ए एंटीबॉडी है, इसमें एंटीजन है तो ये नहीं दे सकता क्योंकि सेम सेम हो गए। इसी प्रकार इसमें एंटीजन ए है और इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं तो रक्त दान कर देगा, ठीक है ना। अब यह ऐसा समझ के चलो, किसी का रक्त ए है ना, ए ब्लड ग्रुप है, और तो वो किस किस को रक्त दे सकता है?
ए ब्लड ग्रुप वाला किस किस को रक्त दे सकता है, या मैं अगले पेज पे है ना एक क्वेश्चन ही करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, वो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है सपोज करो कि ए रक्त समूह वाला व्यक्ति, रक्त समूह वाला व्यक्ति है ना, किस किस को रक्त दान कर सकता है ना, दान कर सकता है, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना, कर सकता है। अब देखते हैं किस किस को दान कर सकता है, ठीक है ना। ये हमने एक क्वेश्चन लिख दिया कि जिसका रक्त समूह ए है वो किस किस को रक्त दान कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं किस किस को दान कर सकता है, बिल्कुल उसी चार्ट से देखते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है ना, तो ए ब्लड ग्रुप है और ए एंटीबॉडी है, तो इसको रक्त दान कर सकता है, यानी ए ब्लड ग्रुप वाला ए को ही दान कर सकता है, ठीक है ना। दूसरा इसको नहीं कर सकता और ए बी को कर देगा, तो ए वाला ए को कर सकता है और ए बी को कर सकता है, और किसी को नहीं करेगा, है ना। तो देखो यहाँ क्या है, ये जो हमने लिखा था, तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको दान कर सकता है, या तो ए को कर सकता है और या ए बी को कर सकता है, ठीक है ना। तो इस चार्ट से, जो मैंने चार्ट बनाया है, इस चार्ट से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से सर्वग्राही ए बी हो गया, सर्वदाता ओ हो गया, ठीक है ना। तो ये दो चार्ट जो बनाए हैं, इससे पूरा ब्लड ग्रुप क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बी वाला किसको दे सकता है, किसको नहीं दे सकता। तो यहाँ से हमारा ब्लड ग्रुप वाला ये हो गया खत्म। अब ये ब्लड मेरा पूरा, मेरी तरफ से पूरा फिनिश हो गया है। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं इससे, बस आपको तैयारी करनी है। इसको रिवाइज करें, वीडियो को बार बार देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि कल नहीं परसों, है ना, परसों में आज तक ब्लड की जितनी भी आज तक की क्लासेस ली हैं मैंने, 6, 7, 8 जो भी क्लासेस ली हैं, उन सब का एक रिवीजन टेस्ट होगा, ठीक है ना। परसों 1 बजे से रिवीजन टेस्ट होगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको लाइव करूं, है ना। तो परसों 1 बजे तैयार रहना, ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होना, मिलके करते हैं। देखो एक नए तरीके से अच्छा सा टेस्ट करते हैं, जो अब तक हमने पढ़ा है सारा क्लियर करते हैं उसमें से, है ना। फिर देखना कि सारे क्वेश्चन उसी में से हैं या नहीं है ना। तो आप परसों 1 बजे, यानी आज 8 तारीख को दोपहर 1 बजे को, 1 बजे से बिल्कुल तैयार रहना टेस्ट के लिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, है ना, और कमेंट करें, लाइक कर दिया करें यार, जिससे क्या है मोटिवेशन मिलता है हमें, ठीक है ना। तो कमेंट कर दिया करें, जो भी प्रॉब्लम है उसे पूछ लिया करें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।